वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम लाइब्रेरी के कोर्स BLIS को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 103 कोड को स्टार्ट किया था। इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। बुक का नाम है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, जिसमें आज हम इंफॉर्मेशन रिट्राइवल यानी कि यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट 3 में आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स एंड इंडेक्सिंग, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, जिसमें कि हम चेन, प्रेसिस और पॉप्सी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, यूनिटर्न को पढ़ेंगे। उसके बाद कीवर्ड इंडेक्सिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्टिंग और पर्पस एंड टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो जैसा कि हम जानते हैं यूनिट 3 है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, और रिट्राइवल का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक के साथ अपना स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट एंड इंडेक्स एंड इंडेक्सिंग, अनुक्रमण और अनुक्रमणीकरण, ठीक है। किसी ग्रंथालय अथवा सूचना केंद्र में उसकी सूची अथवा वाङ्मय सूची से प्रलेख की विषय वस्तु की पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पाती है और न ही विषय वस्तु का वास्तविक विश्लेषण संभव हो पाता है। अब देखिए, वाङ्मय सूची किसको कहते हैं? बिब्लियोग्राफी को। अब यहाँ पर हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्सिंग होता क्या है। तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स आप देखते होंगे, कोई भी बुक आप उठाएंगे तो आपको ये पता चल जाता है उस बुक में कि अंदर कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं। ये सब कहाँ पर पता चलता है आपको? फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पे एक इंडेक्स होता है जहाँ पर आपको चैप्टर का नाम और उसके आगे ये लिखा होता है कि वो कौन से पेज से कौन से पेज तक स्टार्ट है, यानी कि पेज नंबर। तो ये जो पेज नंबर लिखा हुआ है और इंडेक्स यानी कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पे, वही कहलाती है इंडेक्स। और इस चीज़ को यानी कि इस प्रोसेस को बनाना जो होता है, यानी कि जब इंडेक्स तैयार किया जाता है तो इस तैयार करने की विधि को कहा जाता है इंडेक्सिंग। ओके, अब इसको आप माइंड में रखिए और उसके साथ अब इसको पढ़िए। फिर से पढ़ते हैं, देखिए अब आपको कैसे ये समझ में आएगा। किसी ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरी अथवा सूचना केंद्र में उसकी सूची या फिर बिब्लियोग्राफी, मतलब एक ही बात होती है, या आप कहें मतलब इंडेक्सिंग या फिर बिब्लियोग्राफी से प्रलेखों की विषय वस्तु की पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पाती है, न ही किसी वस्तु का वास्तविक वो सूची था, कैटलॉग, ओके। सूची और जो बिब्लियोग्राफी होती है उससे प्रलेखों यानी कि डॉक्यूमेंट्स के विषय में विषय वस्तु की पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पाती है और न ही विषय वस्तु का वास्तविक विश्लेषण ही संभव हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है? इंडेक्स प्रलेखों की विषय वस्तु का पूर्णतः विश्लेषण कर उनके अभिज्ञान और उपलब्धता के लिए एक उपकरण की भांति कार्य करता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स की कार्यकुशलता कारण वांछित सूचना प्राप्त करने में सूचना फिर से प्राप्त करने का कार्य सरल हो जाता है, ठीक है। देखिए अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंडेक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंडेक्स शब्द जो है वो लैटिन भाषा के इंडिकेट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू पॉइंट आउट, यानी कि निर्देश देना। इसलिए इंडेक्स इसी अर्थ को निष्पादित करता है। जैसे चैप्टर का जो नाम होता है वो इंडिकेट करता है कि ये चैप्टर आपका किस पेज पर है, तो वो इंडिकेट कर रहा है, इसी इंडिकेट को कहते हैं इंडेक्स। और इंडिकेट कौन सी भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू पॉइंट आउट, यानी कि निर्देश देना। इंडेक्स से क्या है कि नहीं, अपितु कहाँ है कि सूचना प्राप्त होती है, क्योंकि आप चैप्टर का नाम देखकर ये नहीं बता सकते कि उस चैप्टर के अंदर क्या होगा, नहीं, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि वो चैप्टर कहाँ पर है, किस पेज पर है, ठीक है। तो इंडेक्स से आपको क्या है कि नहीं, अपितु कहाँ है कि सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार इंडेक्स वह व्यवस्थित तालिका होती है जिससे किसी कृति में वर्णित प्रकरणों, नामों, पदों के वास्तविक नाम, पृष्ठ तथा उपलब्ध होने का पूर्ण विवरण ज्ञात हो जाता है। इसलिए इंडेक्स सूचना फिर से प्राप्त करने का एक सशक्त
एवं उपयुक्त उपकरण है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं यूनिट 3 का नाम ही है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, यानी कि इंफॉर्मेशन को, सूचना को फिर से प्राप्त करना। तो ये जो इंडेक्सिंग होती है ये आपकी उसी सूचना को फिर से प्राप्त करने में हेल्प करती है। ठीक है, मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, आपने बुक बंद कर दी, आपको नहीं पता वो कहाँ पर है, लेकिन आप फिर से क्या करेंगे, इंडेक्स देखेंगे और डायरेक्ट आप वहीं पर पहुंच जाएंगे, पूरे वन पेज को पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यानी कि फिर से आपकी इन्फॉर्मेशन तक आपको पहुंचा देता है कौन, इंडेक्स। ओके, इंडेक्सिंग का अर्थ होता है इंडेक्स के निर्माण के लिए प्रविष्टियां तैयार करने की प्रक्रिया को इंडेक्सिंग कहते हैं। प्रलेखों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिव्यक्ति के लिए प्रमुख रूप से इंडेक्सिंग को ही आवश्यक माना जाता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में इंडेक्सिंग को प्रलेखों के प्रस्तुतिकरण की एक विधि एवं प्रक्रिया दोनों ही माना गया है। इंडेक्सिंग की अवधारणा से तात्पर्य निम्न से है, जैसे मतलब इंडेक्सिंग में क्या क्या होता है, मेकिंग डिज़ाइन ऑफ इंडेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ इंडेक्स, काइंड्स ऑफ इंडेक्स, एडिटिंग ऑफ इंडेक्स कार्ड। ओके, चलिए फिर इंडेक्सिंग के महत्व पर प्रकाश डालते हैं कि इंडेक्सिंग के क्या महत्व है, कि मतलब क्यों ज़रूरी है इंडेक्सिंग। सूचना को फिर से प्राप्त करने की दृष्टि से इंडेक्सिंग अन्य विधियों एवं प्रक्रियाओं की अपेक्षा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इनकी रचना और विधियों को उपयोगी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इंडेक्सिंग का महत्व निम्न बातों पर दिखाई देता है। सूचना फिर से प्राप्त करने का ये उपयुक्त उपकरण है। प्रलेखों के प्रस्तुतिकरण और अभिव्यक्ति के लिए उपयोगी है। प्रलेखों में उपस्थित नवीनतम विषयों को ज्ञात करने में सहायक है। विशेषज्ञों को नवीनतम सूचना से अवगत कराने में सहायक होता है। इंडेक्सिंग एक उपयोगी सेवा है। अनुक्रमणीकरण की विधियां। अनुक्रमणीकरण की अनेक विधियां हैं, जिनमें कुछ प्राचीन हैं तो कुछ नवीन हैं, एवं कुछ आधुनिक विधियों का विकास किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। पहले, परंपरागत विधि। ये वे विधियां होती हैं जो काफ़ी समय से प्रचलित होती हैं। ठीक है, परंपरा से चली आ रही, इसलिए परंपरागत विधि है। इनमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता है एवं पूरी तरह से मानवों पर आश्रित होती है, अतः इन्हें मानवीय विधियां भी कहा जाता है। इन विधियों में प्रलेखों के बारे में पूरी तरह जानकारी देने की व्यवस्था रहती है, जिनका आधार ज्ञात क्रम में ज्ञात नाम सिद्धांत है, जिसका तात्पर्य है इंडेक्स में प्रयुक्त पदों की जानकारी इंडेक्सर तथा इंडेक्स यूजर दोनों को होनी चाहिए। इंडेक्स में प्रयुक्त किए गए पद तथा यूजर की खोज के पद समान होने चाहिए। देखिए, ये जो सिद्धांत है ज्ञात क्रम में ज्ञात नाम सिद्धांत, इसका तात्पर्य क्या है कि इंडेक्स में प्रयुक्त पदों की जानकारी इंडेक्सर और इंडेक्स यूज़र दोनों को होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो सिद्धांत है वो उसका तात्पर्य ये है कि जो इंडेक्स बनाने में जो पद यूज़ किए गए हैं उसकी जानकारी इंडेक्सर यानी कि जिसने इंडेक्स को बनाया है उसको, और इंडेक्स यूज़र यानी कि इंडेक्स यूज़ करने वाले को, जो मतलब उस बुक को यूज़ कर रहा है जिसमें वो इंडेक्स दिया गया है, उन दोनों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इंडेक्स में प्रयुक्त किए गए जो पद हैं, जैसे मतलब इंडेक्स पे लिखा है उन्होंने कि पर्यावरण प्रदूषण का चैप्टर आपका 5 नंबर पेज पर है, तो वो जो पेज नंबर है मतलब जिस पे लिखा हुआ है बुक के अंदर वो उसी पेज पर होना चाहिए। तो ये इनका बोलने का मतलब ये है कि इंडेक्स में प्रयुक्त किए गए पद यानी कि जो इंडेक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा चैप्टर किस पेज पर है, तथा यूज़र की खोज के पद, और यूज़र जो उसे खोज रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडेक्स में लिखा हुआ है कि वायु प्रदूषण पेज नंबर 10 पर है और अंदर जाकर देखा तो 10 पेज पे कुछ और ही लिखा हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो इंडेक्सर है और इंडेक्स यूज़र है दोनों मतलब इंडेक्स में जो प्रयुक्त किए गए पद हैं उनकी तथा यूज़र की खोज का जो पद है वो दोनों सेम होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ओके, यह उत्तरदायित्व इंडेक्सर का होता है कि वह इंडेक्स का निर्माण करने से पहले उनमें समन्वय स्थापित करे। इसलिए इन विधियों को पूर्ण समन्वित अनुक्रमणीकरण पद्धति भी कहते हैं। अपरंपरागत विधि, ये वे पद्धतियां हैं जो समय और आवश्यकता की मांग के अनुसार विकसित हुई हैं। इन विधियों में विषय शीर्षकों के पदों के क्रम पूर्ण निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि
प्रत्येक पद के लिए अलग अलग प्रविष्टियां यानी कि एंट्री बनाई जाती हैं। खोज के समय ही उन पदों में समन्वय स्थापित करके वांछित प्रलेख की सूचना प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इस विधि को पश्च अनुक्रमणिकाकरण पद्धति भी कहते हैं। ओके, आधुनिक अनुक्रमणिकाकरण विधि। वर्तमान में सूचना का प्रसार एवं संप्रेषण अधिक जटिल हो गया है, अतः इस वजह से मानव रूप में कार्य न करते हुए कंप्यूटर द्वारा कार्य किए जाते हैं तथा जिसके द्वारा नवीन विधियां विकसित एवं प्रचलित हो रही हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए 2, 3 और 4 जो क्वेश्चन है उसको आगे डिस्कस किया गया है। अब हम टॉपिक नंबर 5 कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्टिंग को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूचना एवं ज्ञान के रचयिता तथा उसके उपयोगकर्ताओं के मध्य सूचना के संचार की व्यवस्था के लिए सारांशकरण एवं अनुक्रमणिकाकरण उपादेय कड़ियों का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सार और सारणीकरण। ओके, सार की। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार यानी कि संक्षेप। इन दोनों प्रक्रियाओं को सूचना सेवा के अंतर्गत द्वितीयक सेवाओं की संज्ञा दी गई है। आज सारांशकरण सेवाओं की उपयोगिता के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। सार क्या है? सामान्य रूप से जब किसी प्रलेख में दिए गए विवरण एवं तथ्य को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है तब उस संक्षिप्त विवरण को ही सार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं अगर आप कोई बुक खरीद रहे हैं तो उसको खरीदने से पहले आजकल ऑप्शन आता है कि आप उसकी समरी पढ़ लेते हैं कि उस बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, एक उसका समराइज रूप, जिससे आपको पता चल जाता है कि उस बुक के अंदर क्या है, किस टाइप का कंटेंट हमें अंदर मिलने वाला है। उसका एक समराइज रूप आप पहले ही देख सकते हैं छोटी फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि समरी है तो उसको संक्षिप्त रूप में मतलब शॉर्ट करके दिखाया गया है। जब उसको पढ़ते हैं तब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको वो बुक खरीदनी है या नहीं खरीदनी। ठीक है, तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो है एक तरीके से आपको ये डिसीजन लेने के लिए भी हेल्प कर देता है कि आप उस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। ठीक है, देखिए यह इस सार विवरण से पाठक को ये पता लग जाता है कि संबंधित प्रलेख में किन बातों पर प्रकाश डाला गया है। इसी को सारांश भी कहते हैं तथा प्रलेखों के सारांश तैयार करने को सारांशीकरण कहते हैं। प्रलेखन की दृष्टि से यह सार प्रलेख के प्रकाशित विवरणों के बाद दिया जाता है। सार की परिभाषा देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू EMR डेटमास। ठीक है, सार प्रकाशन अथवा लेखक सारांश होता है, मतलब सार प्रकाशन अथवा लेखक सारांश। अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो लेखक सारांश के मतलब जो सार लिखा जा रहा है वो किसके द्वारा? लेखक के द्वारा। जिसने बुक लिखी है वही सार लिख रहा है उसके द्वारा। सार प्रकाशन अथवा लेखक सारांश होता है जिसके साथ पर्याप्त ग्रंथ विवरण मूल प्रकाशन को खोजने के लिए दिया जाता है। ठीक है, वही बात है कि आप सार को पढ़ के आप मूल ग्रंथ को खोज सकते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार सारांश किसी कृति प्राय पत्रिका के आलेख की आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय वस्तु का सार होता है जिसके साथ ही इसके उपलब्ध होने के विवरण का संकेत किया गया होता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सार अथवा सारांश को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि सारांश किसी प्रलेख की विषय वस्तुओं का संक्षिप्त सार होता है जिसमें संबंधित आलेख के महत्वपूर्ण एवं आवश्यक तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे पाठकों को सारांश का अवलोकन कर मूल आलेख या फिर प्रलेख की उपयोगिता के आधार पर उसका उपयोग करने में सुविधा प्राप्त हो सके। सार के प्रकार। सार अपने उद्देश्यों एवं स्वरूपों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार विभाजित किया जाता है। सबसे पहले उद्देश्य के अनुसार सार को हम देखेंगे कि उद्देश्य के अनुसार सार कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है सूचनात्मक सार।
इस प्रकार के सार का उद्देश्य मूल ग्रंथ में पाए जाने वाले विषय वस्तु के बारे में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक सूचना प्राप्त करना होता है। इसके द्वारा दी गई सूचना पूर्ण होती है, जिसे कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, तथा इस प्रकार के सार प्राय अनुसंधान के प्रयोगात्मक कार्यों को समर्पित होते हैं। इनमें सांख्यिकी विधियां भी सम्मिलित की जाती हैं। इनका औसत विस्तार 200 से 300 शब्दों तक होता है। इनमें मूल प्रलेख के क्षेत्र, उद्देश्य, प्रयुक्त विधियां, प्रस्तुतिकरण एवं निष्कर्ष इत्यादि दिए जाते हैं। संकेतात्मक सार: इस प्रकार के सार मूल प्रलेख का ज्ञान कराते हैं। प्रलेख की विषय वस्तु का संक्षेप में सार प्रस्तुत करते हुए इसमें प्रलेख के क्षेत्र का उल्लेख होता है, किंतु ये बहुत अधिक डाटा को सम्मिलित नहीं करते हैं, इसलिए ये मूल प्रलेख के स्थान पर प्रयोग नहीं लाए जाते, जबकि ये सामयिक सूचना सेवा के लिए अति उपयोगी माने जाते हैं। समीक्षात्मक सार: इस प्रकार के सार में सारकर्ता अपनी समीक्षा भी प्रस्तुत करता है, इसलिए यह मूल्यांकन करने का कार्य भी करता है, जिसमें सारकर्ता की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। लेखक अथवा विशेषज्ञ के अनुसार: लेखक वह सार जो मूल प्रलेख के लेखक के द्वारा दिया जाता है, जिसे लेखक द्वारा स्वयं लिखने पर समय की बचत तो होती ही है, किंतु यह इतने उत्तम नहीं होते हैं, क्योंकि लेखक को सार लिखने का न तो अनुभव होता है और न ही प्रशिक्षण प्राप्त होता है, तथा लेखक को सारांशीकरण का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के सार में कमियां रह जाती हैं। यहाँ पर ज्ञान नहीं होता है, ओके, क्योंकि एक लेखक जो होता है वही अगर सार लिखे, क्योंकि बुक उसने लिखी है, और अगर वो सार लिखे, क्योंकि टाइम तो बच जाएगा, उसको पता है उस बुक के अंदर क्या कंटेंट है, क्या स्टोरी है, या क्या किसकी बायोग्राफी कैसे लिखी गई है, तो उसके बारे में वो सार तो दे सकते हैं, समय की बचत हो जाएगी, आसानी से हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से आकर्षित ढंग से वो लिखना है, उसके लिए वो अभी ट्रेंड नहीं है, ठीक है, ये वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि उनको ये लिखने का अनुभव नहीं होता है और लेखक को सारांशीकरण का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए सार में बहुत सारी कमियां रह जाएंगी, ठीक है, अगर लेखक सार लिखेंगे तो। और लेखक द्वारा लिखे गए सार को ही हम लेखक सार की परिभाषा मतलब संज्ञा देते हैं। विशेषज्ञ सारकर्ता: अब ये विशेषज्ञ सारकर्ता कौन है? जैसे मतलब लेखक तो अनट्रेंड था, अब ये जो विशेषज्ञ है यानी कि ये ट्रेंड है, इनको पता है कि सार कैसा लिखा जाना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले इनको बुक पढ़नी पड़ेगी। कोई भी सार देना है, बुक है, मैगजीन है, या कुछ भी है जिसका इनको सार देना है, सारांश लिखना है, तो उसके लिए जैसे आप हमें ही देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब हम उसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है हमें सब कुछ याद आ जाए, हम उसका क्या करते हैं, कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। तो वही जो होता है ना, वो सार होता है हमारे लिए, ठीक है, यानी कि उस पूरे के पूरे जो क्वेश्चन का आंसर है, उस पूरे आंसर का एक समराइज रूप हमारे पास है, अभी हम उसको लिखेंगे, तो वो समरी जो हमें याद रह गई है वही क्या कहलाएगी, सार कहलाएगी। तो ये विशेषज्ञों के द्वारा, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। वह सार जो मूल लेखक द्वारा तैयार न करके विशेषज्ञ सारकर्ता द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि उत्तम होते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ सारकर्ता को प्रशिक्षण प्राप्त होता है एवं उसे सार लेखन का ज्ञान प्राप्त एवं अनुभव होता है। इस प्रकार का सार सरल, उत्तम एवं पूर्ण होता है, जिन्हें समझना भी अत्यंत सरल होता है। इस तरह सार जल्दी तैयार हो जाता है, जो कि व्यय साध्य तो होता ही है, किंतु विशेषज्ञ को सार लेखन के लिए धन दिया जाता है। स्वरूप के अनुसार बी गुहा ने सार को उनके स्वरूप के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजित किया है, जैसे ओटो सार। इस प्रकार के सार कंप्यूटर के द्वारा तैयार किए जाते हैं। यदि कंप्यूटर को एक खोज के माध्यम की भांति प्रयोग किया जाए तब ये ओटो सार कहलाते हैं। इस प्रकार के सार पर संक्षिप्तता पर ध्यान रखना पड़ता है। इनमें कंप्यूटर की भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, किंतु इस विधि में सार के उपयोगकर्ता कंप्यूटर कोड, आर्टिफिशियल लैंग्वेज तथा वर्गीकरण आदि से परेशान हो जाते हैं।
जैसे आप देखते हैं, हम भी कभी कभी क्या करते हैं, कोई कुछ कंटेंट हम गूगल कर लेते हैं क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, लेकिन हम क्योंकि हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ वर्ड मतलब समझ ही नहीं आता वो कैसे, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो वो थोड़े से मतलब अजीब व गरीब टाइप के हो जाते हैं। तो ये वही बात है, जब हम उसको कृत्रिम आर्टिफिशियल लैंग्वेज मतलब कृत्रिम भाषा में, मतलब ओरिजिनल जो है रूप, उस ओरिजिनल रूप को बदल के हम जब देखते हैं तो उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा बहुत बदल जाता है। ठीक है, वो उसको उतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रख पाता जितना वो मूल रूप में था, इसलिए हम उससे उससे जो परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। टेलीग्राफिक सार, इस प्रकार के सार टेलीग्राफिक भाषा में बनाए जाते हैं तथा प्रलेख की विषय वस्तु से महत्वपूर्ण शब्द लेकर बनते हैं। ग्राफिक सार, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में संचार के लिए एक संक्षिप्त भाषा उपलब्ध होती है तथा इसी आधार पर इस प्रकार के सार निर्मित किए जाते हैं। ये मॉलिक्यूलर तथा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की भाषा में प्रदर्शित किए जाते हैं। टिप्पण सार, इस प्रकार के सार में मूल प्रलेख की प्रकृति एवं क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। ग्रंथ के शीर्षक को कुछ शब्दों के प्रयोग द्वारा बढ़ा दिया जाता है। ये टिप्पण सूचनात्मक सार से छोटे होते हैं। उत्तम सार की विशेषता, यानी कि उच्च कोटि का अच्छा जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, अच्छा जो सार होता है, उसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसकी, चलिए देखते हैं। संक्षिप्तता, मूल आलेख की तुलना में सारांश जो है वो अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए, किंतु मूल प्रलेख के उद्देश्य एवं निष्कर्ष को पूर्ण व्यक्त करने वाला होना चाहिए, जिससे न केवल उपयोगकर्ता के समय की बचत होती है बल्कि स्थान नहीं होगा, आई थिंक समय की बचत होती है, बल्कि स्थान की भी बचत होती है। ओके, यानी कि अगर मैटर 2 पेज में आ रहा है, हम उसको शॉर्ट करके लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, तो वो आधे पेज में ही आ जाएगा। और क्योंकि वो ऐसा होना चाहिए कि अच्छे से समझ में आ जाए, तभी वो अर्थपूर्ण होगा। ओके, इतना ही नहीं, इसके प्रस्तुतिकरण, मुद्रण, प्रकाशन का व्यय भी कम हो जाता है। सारांश में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उपयोगकर्ता का बौद्धिक स्तर पहले से ही उच्च स्तर का होता है। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई देख रहा है वहाँ पर कि उनको कुछ पढ़ना है, तो हम ये मान सकते हैं कि उस इंसान को इतनी नॉलेज है कि वो वहाँ तक पहुँच गए हैं, उस बुक तक, उस कंटेंट तक। तो कंटेंट को कंप्लीट, क्योंकि अगर हम पृष्ठभूमि भी रख रहे हैं, स्टार्टिंग से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर तो वो पूरी बुक ही बन जाएगी ना। तो बुक में और सारांश में यही डिफरेंस होता है कि हम स्टार्टिंग से, मतलब उसको एक कहानी स्टार्टिंग से नहीं बताएंगे, हम सिर्फ क्या बताएंगे कि उसमें है क्या वैल्यूएबल, मतलब किस चीज़ की वजह से उसकी वैल्यू है, उस स्टोरी की वैल्यू किस चीज़ की वजह से है, वो मेन कंटेंट हम उसमें रखेंगे सारांश में। ओके, तो यानी कि ऐतिहासिक स्टार्टिंग से सब कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट पे क्या आएगा, विशेषता जो है इसकी वो है शुद्धता। मूल आलेख के विषयगत वस्तुओं विशेषताओं के अनुसार सारांशों का विशुद्ध होना अति आवश्यक है, जिससे किसी प्रकार का भ्रम ना पैदा हो सके, परंतु मानवीय क्रियाकलापों में त्रुटियां होना स्वाभाविक है, अतः इनसे बचने का कार्य सारकर्ता को करना चाहिए। त्रुटियों की संभावनाएं निम्न प्रकार की हो सकती है, यानी कि कुछ जो मानव द्वारा लिखित जो चीज़ें होंगी उनमें त्रुटियां संभवतः हो सकती हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उद्धरण अर्थात संदर्भ की त्रुटियां। सारांश में संदर्भ शुद्ध एवं वास्तविक होने चाहिए, जिससे मूल आलेख का ज्ञान आसानी से हो सके। इस प्रकार की त्रुटि होने से मूल आलेख प्राप्त नहीं हो पाता है, तो सारांशों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। सारांशों के मूल पाठ की त्रुटियां, सारांशीकरण करते हुए विषय वस्तु की त्रुटियां अधिक होती हैं। यदि सारांशकर्ता प्रशिक्षित है तब ऐसी त्रुटियां कम होती हैं। स्पष्टता, सारांश में शुद्धता और संक्षिप्तता होने के साथ साथ स्पष्टता होना भी आवश्यक है, अतः सारांश की शैली स्पष्ट होनी चाहिए। सारांश को स्पष्ट एवं पूर्ण वाक्यों में लिखा जाना चाहिए तथा लेखक के मूल शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। विश्वसनीयता, सारांशकरण तथा सारांश प्रस्तुतिकरण में इसके नियमों का पालन किया गया होना चाहिए, जिससे कि सारांश की विश्वसनीयता समाप्त न हो।
प्रमाणिकता, सारांश में उल्लेखित तथ्यों, निष्कर्षों, सिद्धांतों, आधार सामग्रियों, तकनीकियों तथा विधियों को प्रामाणिक तथा मूल प्रलेख के साथ होना चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन ने सारांश की विशेषताओं तथा गुणों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि सारांश उच्च स्तरीय होना चाहिए तथा मूल आलेख में समाहित सभी महत्वपूर्ण बातों को सारांश में शामिल करना चाहिए। सारांशीकरण के उपसूत्र एवं सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सारांशीकरण के उपसूत्र। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने वर्गीकरण एवं सूचीकरण की भांति ही सारांशीकरण के उपसूत्रों का प्रतिपादन किया, जो कि निम्नवत हैं। जैसे सकारात्मक उपसूत्र। डॉक्टर रंगनाथन ने इस उपसूत्र के अंतर्गत सारांशीकरण के विषय में निम्न बातों का प्रतिपादन किया है, जिनका समावेश तथा उपयोग सारांश करते समय अवश्य करना चाहिए। यदि मूल आलेख में लिखित सामग्रियों का क्षेत्र दूसरे वर्ग से छोटा हो तो सारांश में विषय का संकेत सीमित रूप से दिखाना चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में हो रही मौलिक, प्राथमिक और द्वितीयक प्रगतियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे समन्वय अनुक्रमणीकरण से क्या आशय है और पूर्व समन्वय तथा पश्च समन्वय, जो कि था हमारा प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग और पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। अनुक्रमणीकरण की अनेक पद्धतियां हैं, जिनमें कुछ काफ़ी समय पूर्व से उपयोग में लाई जा रही हैं, जिनमें यंत्रों का उपयोग नहीं होता है, अतः ये मानव आश्रित होती हैं। इन पद्धतियों में प्रलेख के संबंध में पूरी जानकारी देने की व्यवस्था रहती है। अनुक्रमणीकरण करते समय अनुक्रमणिकाकार यानी कि जो अनुक्रमणी का मतलब क्या होता है, सूचक इंडेक्सिंग, ठीक है, तो जो ये कर रहा है इंडेक्सिंग, उसकी बात हो रही है, को खोज के पद तथा अनुक्रमणिका में प्रयुक्त पदों में समन्वय स्थापित करना पड़ता है। इसलिए इन पद्धतियों को समन्वय अनुक्रमणीकरण कहते हैं। ये पद्धतियाँ समन्वय करने के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग और दूसरी पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। तो अब ये प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग क्या होती है? जब इंडेक्सर यानी कि जो इंडेक्सिंग कर रहा है, जब इंडेक्सर द्वारा इंडेक्सिंग करते समय पदों में समन्वय स्थापित किया जाता है, तब इसे पूर्व समन्वय यानी कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग पद्धति कहते हैं। यानी कि ये देख लीजिए कि इंडेक्स पहले बन गया है, अब इंडेक्स के साथ साथ वो कंटेंट को मैच कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल से चलिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल: अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, अल्फ़ाबेटिकल स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, अल्फ़ाबेटिको क्लास्ड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, क्लासिफाइड इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग और पॉप्सी और प्रेसिस, ठीक है। तो देखिए, अब इससे समझ में आता है अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। आप मान लीजिए कि जो डिक्शनरी को आप ले लीजिए, आपने डिक्शनरी लिया होगा तो अल्फ़ाबेटिकली वो अरेंज्ड होती है। जैसे इंडेक्सिंग में स्टार्टिंग जो है वो डायरेक्ट ए से लेकर जेड तक लिख दिया गया है, ABCD करके जेड तक। अब इंडेक्सिंग तो तैयार हो गई है, अब क्या करना है, बुक का कंटेंट अंदर कि ए को उठाया, ए से रिलेटेड जितने भी वर्ड हैं वो सारे लिख दिए जाएंगे। फिर क्या है इंडेक्सिंग में, नेक्स्ट पर बी है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल लगी हुई है इंडेक्सिंग, तो ये क्या है, प्री इंडेक्सिंग है, यानी कि पहले से ही इंडेक्स बना दिया गया है। तो जो इंडेक्सिंग पहले ही कर दी गई है, जिसके आधार पर अंदर कंटेंट दिया जा रहा है, उसको हम कहेंगे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं उससे आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, अल्फ़ाबेटिकल स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, अल्फ़ाबेटिको क्लास्ड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, क्लासिफाइड इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग और पॉप्सी और प्रेसिस, ठीक है, पॉप्सी एंड प्रेसिस। चलिए अब देखते हैं, हम बात करते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग की। अब देखिए, प्री और पोस्ट में क्या है, प्री का मतलब पहले होता है, पोस्ट का मतलब उसके बाद होता है, मतलब बाद में। तो जो इंडेक्सिंग वहाँ पे पहले की जा रही थी, यहाँ पे वो इंडेक्सिंग कब होगी, बाद में होगी। पहले कंटेंट बनेगा फिर इंडेक्सिंग की जाएगी। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं।
पूर्व समन्वय अनुक्रमणिकाकरण में यह आवश्यक होता है कि जिस क्रम में विषय शीर्षक बनाए जाते हैं उसी क्रम में यदि उपभोक्ता अनुक्रमणिका का अवलोकन करता है तो उसे उसका अभिष्ट सूचना सामग्री सुगमता से तथा शीघ्र प्राप्त हो जाती है, नहीं तो उसे अपनी सामग्री प्राप्त करने हेतु अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1953 में पश्च समन्वय अनुक्रमणिकाकरण पद्धति का प्रतिपादन किया गया। इस पद्धति में विषय शीर्षक के पदों का क्रम पूर्व निर्धारित नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक पद के लिए पृथक संलेख तैयार की जाती है। इससे उपभोक्ता को उनका क्रम याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु खोज के समय उन पदों का समन्वय स्थापित करके सामग्री प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पहले इंडेक्सिंग नहीं बनेगी, पहले चैप्टर्स बनेंगे। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नहीं हो सकता है, हो सकता है ए से स्टार्ट कोई चैप्टर फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे डी से कोई स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। ठीक है, तो ये कंटेंट के बाद इंडेक्सिंग की जा रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, रंगनाथन द्वारा विकसित श्रृंखला अनुक्रमणिकाकरण की कार्य विधि को भलीभांति समझाइए। अब ये श्रृंखला अनुक्रमणिकाकरण मतलब चैन इंडेक्सिंग, जो हमने अभी पढ़ा था ना, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के जो टाइप्स थे। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से, जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकली, पॉप्सी और प्रेसेस, ये सब कुछ देखिए। यहाँ पर चैन इंडेक्सिंग, तो जो हमारे क्वेश्चंस में मेन पॉइंट करके दिया गया है वो चैन को दिया गया है, पॉप्सी को दिया गया है और प्रेसेस को दिया गया है। इन तीनों को हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, चैन इंडेक्सिंग से। तो चैन इंडेक्सिंग क्या होती है? प्री से तो आप समझ ही गए हैं कि पहले, अब चैन भी तो एक ये चैन भी जो है ना अल्फ़ाबेटिकली है, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, समथिंग ऐसे ही है सब कुछ। ठीक है, श्रृंखला अनुक्रमणिकाकरण डॉक्टर रंगनाथन द्वारा विकसित एक प्रत्यक्ष एवं विशिष्ट अनुक्रमणिकाकरण पद्धति है। इस पद्धति में वर्गांकों का विश्लेषण कृत्रिम भाषा से नैसर्गिक भाषा में, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक भाषा में, ठीक है, नेचुरल भाषा में रूपांतरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार यह विधि प्रलेख के वर्गांक तथा अंतर विषय प्रविष्टियों के वर्गांकों से प्रलेख की वर्ग निर्देश प्रविष्टियां, विशिष्ट विषय प्रविष्टियां तथा इसे भी देखिए विषय प्रविष्टियां प्राप्त करने की विधि है। ठीक है, श्रृंखला अनुक्रमणिकाकरण पद्धति की विशेषता इसका वर्गीकरण पर आधारित होती है। इस विधि में अनुक्रमणिकाकार को विषय का विश्लेषण एवं निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, वह वर्गांक से शीर्षक निर्धारित कर सकता है। इस विधि का सिद्धांत क्या है? श्रृंखला अनुक्रमणिकाकरण पद्धति एक साधारण सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार यदि विषयों को विश्लेषी और संश्लेषी यानी कि एनालिटिको और एंथेसिस, ठीक है, एंथेटिक वर्गीकरण पद्धति द्वारा सह विस्तारित रूप से वर्गीकृत किया जाता है, तो वर्गांक का सही वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पुनः अनुवाद करने पर स्पष्ट शब्दों में संरचित विषय प्राप्त होते हैं। इससे अनुक्रमणिकाकार को प्रारंभिक अवस्थाओं जैसे विषय विश्लेषण तथा उसका निर्धारण करने से बचाया जा सकता है तथा वह वर्गांक से सीधे शीर्षक निर्धारित कर सकता है। इस सिद्धांत को निम्न उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यदि किसी प्रलेख का विषय मैकबेथ है तो वर्गीकार इस विषय को संश्लेषण करके निम्न मानक पदों में प्रस्तुत करेगा। साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, नाटक, शेक्सपियर, मैकबेथ। इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? 0111, 2J64, 6। यदि अनुक्रमणिकाकार उक्त वर्गांक यानी कि जो वर्गांक दिया गया है इसको प्रत्येक अंक को पुनः यानी कि फिर से वो नेचुरल भाषा में, प्राकृतिक भाषा में अनुवाद करेगा तो मानक पदों में पूर्ण विश्लेषित विषय स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अतः नियमानुसार प्रलेख के विशिष्ट विषय शीर्षक को नियमानुसार प्रदर्शित किया जा सकता है। मैकबेथ, शेक्सपियर, नाटक, अंग्रेजी साहित्य इनमें पदों को लिखने का क्रम भी विपरीत रखा गया है, अर्थात
वर्गांक के अंतिम अंकों को प्रदर्शित करने वाले पदों को पहले लिखा गया है। इस विधि से केवल एक ही विशिष्ट विषय शीर्षक प्राप्त होगा जो कि वर्गांक की अंतिम कड़ी द्वारा निरूपित होगा। उपयोक्ताओं, देखिए उपयोक्ताओं और उपभोक्ताओं एक ही बात होती है। ओके, हम उपयोक्ता को ही उपभोक्ता भी कहते हैं, ठीक है। उपभोक्ताओं या उपयोक्ताओं के अन्य अभिगमों को संतुष्ट करने के लिए अन्य कड़ियों द्वारा भी प्रविष्टियों यानी कि एंट्रीज का निर्माण किया जाता है। शेक्सपियर, अंग्रेजी नाटक, अंग्रेजी साहित्य, नाटक, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य और साहित्य। अब इसके कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं, कुछ दोष, कमियां। ओके, इस पद्धति का पहला दोष ये है कि इस पद्धति के प्रयोग के लिए कुछ व्यापक निर्देश ही दिए गए हैं, जिससे नामांतर, प्रतिनिर्देश, अनुक्रमणिका प्रविष्टि के निर्माण में अनुक्रमणिकाकार को निजी ज्ञान और अनुभूति के आधार पर निर्णय स्वयं करना पड़ता है, जो कि एक कठिन कार्य है, ठीक है। यानी कि वही कर सकता है इसको जिसको कि कोड के बारे में पता होगा, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता और ना उसको समझ सकता है। इस पद्धति का दूसरा दोष ये है कि वर्गीकरण पद्धति पर पूर्णतः आश्रित होने के कारण वर्गीकरण पद्धति के सभी दोष इस अनुक्रमणिका में भी आ जाते हैं। इस पद्धति का तीसरा दोष ये है कि यदि वर्गांक प्रलेख का विशिष्ट विषय सह विस्तारित नहीं होगा तो स्थिति में अनुक्रमणिकाकार को विभाजन हेतु चाहे तो और आगे जाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा उसे विस्तृत शीर्षक से ही काम चलाना पड़ता है। इसका चौथा दोष क्या है कि समय के अनुसार वर्गीकरण पद्धति में यथोचित संशोधन और परिवर्तन नहीं करते रहने पर कुछ समय से यह पद्धति नए विकसित विषयों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। इसका पांचवा दोष ये है कि वर्गांक से प्राप्त संयुक्त विषय शीर्षकों के माध्यम से ही उपयोक्ता सूचना की खोज करेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि उनके अभिगम का संयुक्त शीर्षक कोई दूसरा भी हो सकता है तथा अब कठिनाई उत्पन्न होगी। इनका अंतिम दोष ये है कि श्रृंखला पद्धति कहलाने के बावजूद इसमें श्रृंखला रह नहीं जाती, जिससे दो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक, इस पद्धति के अनुसार किसी प्रलेख के लिए निकाले गए विषय शीर्षकों में से मात्र एक विषय शीर्षक की प्रविष्टि ही विशिष्ट हो पाती है तथा शेष प्रविष्टियां व्यापक प्रविष्टियां होकर रह जाती हैं। और दूसरी बात क्या है, यदि विषय उलझनपूर्ण हो तो उसके लिए मिथ्या कड़ियों के लिए कई प्रविष्टियां बनाई जाती हैं। लंबी श्रृंखला तथा मिथ्या कड़ियों की अनावश्यक प्रविष्टियां उपभोक्ताओं के मन में उकलाहट पैदा करती है। चलिए अब हम देख लेते हैं पॉप्सी क्या है। ये भी एक प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का टाइप है, ठीक है। अनुक्रमणिकाकरण पद्धति में कितने चरणों को में होकर इसको पूर्ण किया जाता है, किसको, पॉप्सी को। पॉप्सी अभिधारणा आधारित क्रम परिवर्तित विषय अनुक्रमणिकाकरण पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ठीक है, ये इसका नाम है। मतलब पॉप्सी जो बनाया गया है इसका फुल फॉर्म क्या है, पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, इसका संक्षिप्त रूप है, जो एक सर्वतोन्मुखी अनुक्रमणिकाकरण विधि है, यानी कि इंडेक्सिंग विधि है। इस पद्धति का विकास डॉक्टर रंगनाथन के सिद्धांतों के आधार पर DRTC बेंगलोर में किया गया था। इस पद्धति में प्रत्येक प्रलेख के विषय को अभिधारणा तथा सिद्धांतों के आधार पर निरूपण किया जाता है, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि विषय का निरूपण प्रलेख में निहित विचारों के साथ सह विस्तारित हो। इसके बाद दूसरे निरूपित विषय में निहित पदों का क्रम बदलकर संलेख तैयार की जाती है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि मितव्ययता के लिए विशिष्ट विषय शीर्षकों में केवल अति आवश्यक शब्दों का चयन किया जाता है। विषय शीर्षकों के रूप में प्रयुक्त पदों में सुसंगति लाने के लिए मानक रूपों पर जोर दिया जाता है।
इस प्रकार यह एक ऐसी विधि है जो कई उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सामर्थ्य रखती है, जैसे विषय शीर्षकों का निर्माण, विषय निर्देशिका प्रविष्टियों को व्युत्पन्न करना, पाठक की खोज का विषय निर्धारण करना तथा प्रलेख की विषय सामग्री में विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार व्युत्पन्न करना। इस पद्धति के प्रयोग में निम्न चरण अपनाए जाते हैं। प्रथम चरण होता है शाब्दिक प्रस्तुतिकरण, ठीक है, यानी कि वर्बल रिप्रेजेंटेशन। इस प्रथम चरण में प्रलेख के विषय को अभिधारणाओं एवं सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करके शाब्दिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विषय का विश्लेषण करने में अभिधारणाओं तथा सिद्धांतों का उपयोग निम्न कारणों से उपयोगी रहता है। विषय को उनके संबंधित तथ्यों में संगति पूर्वक विश्लेषित करने के लिए, उच्च क्रम की कड़ियों के निर्धारण करने में, विषय के विभिन्न तत्वों में संबंध की जानकारी करने में, विषय के विभिन्न तत्वों को सहायक क्रम में जोड़ने के लिए, विषय के व्यापक प्रस्तुतिकरण करने में। सेकंड जो चरण है वो है तत्वों का प्रदर्शन। इस चरण में विषय के सभी तत्वों के प्रदर्शन या उपकल्पन की विधियों का निर्धारण किया जाता है ताकि विषय को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जा सके। तृतीय चरण है संक्षिप्त प्रदर्शन। इस चरण के अंतर्गत शाब्दिक प्रस्तुतिकरण के लिए केवल आवश्यक एवं वांछित पदों का निर्धारण किया जाता है जो कि संभावित विषय शीर्षक हो सकते हैं, अर्थात अनावश्यक एवं अनुपयोगी पदों को निकाल दिया जाता है। चौथा जो पद है वो क्या है? अभिगम पद। इस चरण में ऐसे वैकल्पिक पदों का निर्धारण किया जाता है जिनके अंतर्गत खोजकर्ता द्वारा सूचना मांगी अथवा खोजी जा सकती है। पांचवा चरण विषय निर्देशी प्रविष्टियों का व्युत्पादन। इस चरण में चुने गए अभिगम शब्दों के अंतर्गत खोज को सुलभ करने के लिए विषय निर्देश प्रविष्टियों की व्युत्पादन विधि का निर्धारण किया जाता है ताकि खोजने में सरलता हो सके। छठा पद विषय निर्दिष्ट प्रविष्टियों का प्रदर्शन। इस चरण में प्रत्येक विषय निर्दिष्ट प्रविष्टियों के प्रदर्शन के लिए उसके बनने की विधि, आकार, संरचना का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक विषय निर्दिष्ट प्रविष्टियों में निम्नलिखित 3 अनुच्छेद होते हैं। एक होता है अग्रपद अनुच्छेद, दूसरा विषय प्रस्तुतिकरण अनुच्छेद और तीसरा संदर्भ अनुच्छेद। उपरोक्त तीनों अनुच्छेद की स्थिति निम्न प्रकार है। ठीक है। सप्तम चरण, 7वां चरण क्या है? अंतर विषयी निर्देश। इस चरण में वर्णानुक्रम विषय अनुक्रमणिका में अंतर विषयी निर्देशों के क्रम आदि का निर्धारण किया जाता है। अष्टम चरण में यहाँ पर है प्रविष्टियों का अनुवर्णिक विन्यास। इस चरण में सभी प्रकार की प्रविष्टियाँ जैसे कि विषय निर्दिष्ट प्रविष्टियाँ, अंतर विषयी निर्दिष्ट प्रविष्टियाँ तथा वर्ग निर्दिष्ट प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम फाइल में व्यवस्थित किया जाता है। नवम चरण यानी कि 9वां चरण क्या है? निर्देशन। इस अंतिम चरण में अनुक्रमणिका के उपयोग करने संबंधी आवश्यक गाइडेंस दिए जाते हैं ताकि उपयोक्ता यानी उपभोक्ता को उपयोग के समय किसी प्रकार की उलझन या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, उपरोक्त सभी चरणों को निम्न उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, शाब्दिक प्रस्तुतिकरण जैसे कि मेडिसिन, ह्यूमन बॉडी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, डिजीज, ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर संक्षिप्त प्रदर्शन में क्या आएगा? मेडिसिन, लंग्स, डिजीज, ट्रीटमेंट। और अभिगम पद के लिए मेडिसिन, लंग्स, डिजीज, ट्रीटमेंट। विषय निर्दिष्ट प्रविष्टियों का व्युत्पादन, ट्रीटमेंट, डिसीज, मेडिसिन, लंग्स, डिजीज, ट्रीटमेंट के लिए L,45 (4:6) इसका यूज किया जाएगा। डिजीज लंग्स में मेडिसिन लंग डिजीज ट्रीटमेंट के लिए L,45 (4:6) का यूज किया जाएगा। लंग्स मेडिसिन लंग्स डिजीज ट्रीटमेंट के लिए L,45 (4:6) का यूज किया जाएगा। देखिए, ये आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे जब आपने कोलन क्लासिफिकेशन और
DDC मतलब एग्जैक्टली इसके लिए तो कॉलन क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर हमने कॉलन क्लासिफिकेशन को समझा है तो ये आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं समझा है उसको तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये मत सोचिए कि ये क्या है, हमें तो याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये कॉलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो वहाँ पर इनको अच्छे से समझाया जाता है, उसी से ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। रेस्पिरेटरीज सी ट्रीटमेंट, थेरेपी सी ट्रीटमेंट। सुदृढ़ सैद्धांतिक आधार पर खड़ी यह अनुक्रमणिका पद्धति अभी तक प्रयोगात्मक स्थिति में है तथा इसकी उपयोगिता के बारे में भविष्यवाणी करना अभी कठिन है। फिर भी श्रृंखला प्रक्रिया की कई कमियों को इसमें दूर किया गया है। प्रयोगों से यह स्पष्ट है कि इसका उपयोग कंप्यूटर के लिए भी किया जा सकता है, परंतु अभी निरंतर अनुसंधान कार्य जारी हैं। अब बात करेंगे हम प्रेसिस की, ठीक है। यानी कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में हमने चेन को पढ़ लिया, चेन मेथड को, फिर हमने प्रॉप्सी को पढ़ा, पॉप्सी को, और अब हम किसको पढ़ेंगे, प्रेसिस को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारी प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिस का पूरा नाम है संरक्षित संदर्भ अनुक्रमणिकाकरण पद्धति, यानी कि प्रिजर्व्ड, यानी कि संरक्षण कहते हैं प्रिजर्व्ड को, प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, ये फुल फॉर्म है किसकी, प्रेसिस की। यह पद्धति विषय अनुक्रमणिकाकरण के क्षेत्र में वर्तमान समय की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जो 1971 में विकसित की गई थी। इसके पूर्व ब्रिटेन की राष्ट्रीय वाङ्मय सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी में विषय अनुक्रमणिका निर्मित करने के लिए डॉक्टर रंगनाथन की श्रृंखला अनुक्रमणिकाकरण पद्धति का उपयोग किया जाता था। बाद में उसके उपयोग करने में कठिनाई सामने आने लगी। वह कठिनाई ये थी कि दशमलव वर्गीकरण यानी कि DDC के वर्गांकों में श्रृंखला पद्धति के प्रयोग से अनुक्रमणिका बनाने में कई बौद्धिक निर्णय लेने पड़ते थे जो कि कंप्यूटर की क्षमता से बाहर थे। इसी समस्या के निदान के लिए इस पद्धति का विकास किया गया जो कि कंप्यूटर आधारित वैज्ञानिक पद्धति है जिसका उपयोग विषय शीर्षकों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसके नामकरण से ही स्पष्ट है कि यह उपयोग को किसी भी महत्वपूर्ण पद के माध्यम से प्रलेख की खोज में सहायता प्रदान करती है। कंप्यूटर पर आधारित प्रेसिस मुख्यतः निम्न दो अभिगमों पर बल देती है। प्रलेख के विषय को निरूपित करने वाले पंक्तिबद्ध शब्दों में निश्चित क्रम स्थापित करती है। उपयुक्त पंक्ति के विभिन्न शब्द संदर्भ आश्रित यानी कि कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्रम में होने चाहिए, अर्थात प्रत्येक शब्द उसके बाद आने वाले शब्द को व्यापक संदर्भ में प्रकट करता हो तथा इसमें से एक ही संबंध होने चाहिए, यानी कि इनमें एक से एक ही संबंध होना चाहिए। प्रेसिस के अनुक्रमणिकाकरण प्रक्रिया यानी कि इंडेक्सिंग प्रोसेस क्या है, किसका, प्रेसिस का। विषय का निर्धारण। इस प्रक्रिया में अनुक्रमणिकाकार प्रलेख के विषय का निर्धारण करता है तथा उसे विभिन्न अवधारणाओं में विभक्त करता है, अर्थात प्रलेख के विशिष्ट विषय के अवधारणात्मक पद निकाले जाते हैं और तब उन्हें पंक्तिबद्ध किया जाता है। इसके बाद अनुक्रमणिकाकरण क्लिष्ट विषय के अंगों को विशिष्ट विषय के संदर्भ में अलग अलग लिख लेता है। इसी क्रम में यह प्रत्येक विषय के अंग के विशिष्ट विषय के संदर्भ में कार्य का उल्लेख करता है, अर्थात रचना में प्रत्येक पद की भूमिका तथा अन्य पदों के साथ संबंधों को व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ट्रेनिंग ऑफ अनस्किल्ड पर्सन्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। प्रस्तुत उदाहरण में यदि चयनित पदों को संरक्षित संदर्भ आश्रित क्रम में रखा जाए तो उनकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार होगी: इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अनस्किल्ड पर्सनल ट्रेनिंग। वाक्य रचना संबंधी भूमिका निश्चित करते समय अनुक्रमणिकाकार सर्वप्रथम ऐसे शब्दों को खोजता है जो एक्शन अथवा क्रिया भाव को प्रदर्शित करते हैं। जिस वाक्य में क्रिया सूचक शब्द उपलब्ध होते हैं उसका विषय निर्धारण करने में आसानी रहती है। उपरोक्त उदाहरण में ट्रेनिंग शब्द क्रिया को दर्शाता है। इसके बाद क्रिया का प्रकार निर्धारित किया जाता है।
वह सक्रामक क्रिया है तथा आक्रामक। इस उदाहरण में ट्रेनिंग सक्रामक क्रिया है तथा अनस्किल्ड पर्सनल क्रिया का क्रम है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर अनस्किल्ड पर्सनल स्वयं भी एक अन्य व्यवस्था अर्थात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अंग है। इन दोनों के मध्य संपूर्ण अंग होल ऑर्गन संबंध है। अतः ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मुख्य व्यवस्था तथा अनस्किल्ड पर्सनल को उनका अंग माना जा सकता है। चूंकि यह समस्त व्यवस्था इंडिया में हो रही है, इसलिए इंडिया क्रिया का स्थान तथा अथवा वातावरण को प्रदर्शित करता है। भूमिका प्रचालकों का आवंटन, यह सब ज्ञात हो जाने के बाद अनुक्रमणिकाकार प्रत्येक शब्द को भूमिका प्रचालक चिन्ह प्रदान करता है। ये भूमिका प्रचालक चिन्ह न केवल शब्दों के मध्य संबंध दर्शाते हैं, बल्कि उनके क्रमिक मूल्यों के अनुसार इन शब्दों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करते हैं। अनुक्रमणिकाकृत शब्दों का संदर्भ आश्रित क्रम में गठन अथवा व्यवस्थापन। तृतीय चरण में अनुक्रमणिका के पदों को संदर्भ आश्रित ढंग से पंक्तिबद्ध कर भूमिका प्रचालकों की शक्ति के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अतः पिछले उदाहरण में शब्दों का क्रम निम्न प्रकार हो जाएगा। इंडिया 0 पर इंडिया, 1 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, 1 अनस्किल्ड पर्सनल्स एंड 2 ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ ध्यान देने व रखने की बात है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक ऐसी अवधारणा अवश्य होनी चाहिए जो कि भूमिका सूचक 1 अथवा 2 द्वारा प्रदर्शित होती है। प्रविष्टि की संरचना, प्रेसिस पद्धति में 2 पंक्तियों की संरचना को स्वीकार किया गया है, जिससे पंक्ति के किसी भी माध्यमिक शब्द के अंतर्गत प्रविष्टि बनाई जा सकती है। इसके निम्न 3 भाग होते हैं: अग्रभाग, योग्यता सूचक और प्रदर्शन। इस प्रकार प्रविष्टि संरचना के अनुसार उदाहरण में दिए गए विषय की निम्न प्रविष्टियां बनाई जा सकती हैं। इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अनस्किल्ड पर्सनल ट्रेनिंग, देख लीजिए आप, इसको एग्जाम्पल है, लर्न कर सकते हैं एग्जाम के लिए, तो सही है। इस प्रविष्टि को देखने से ज्ञात होता है कि विषय के चारों पद बारी बारी से अग्रभाग में प्रयुक्त किए गए हैं। अग्रपद संबंधी निर्णय अनुक्रमणिकाकार द्वारा किया जाता है। उपरोक्त चारों प्रविष्टियां एक ही विषय को निरूपित करती हैं। देखिए सभी में क्या हुआ है ना, मतलब पहले ऑटोमोबाइल को स्टार्टिंग में रखा, फिर अनस्किल्ड को रखा, फिर ट्रेनिंग को रखा। ओके, ऐसे प्रेसिस और पॉप्सी को यहाँ पर मैंने एक समराइज रूप में रखा है, ये भी उसका सार है। ओके, जो हमने अभी प्रेसिस और पॉप्सी को पढ़ा है उसका ये सार है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसका ये संक्षिप्त रूप है, आप इसको भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर का सारा पढ़ने के बाद आपको समझने के लिए एक शॉर्ट थ्योरी की ज़रूरत होती है जो क्विकली आपका रिवीजन करवा सके, तो ये उस क्विक रिवीजन का आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यूनिट टर्म की। अब ये जो यूनिट टर्म है ये कौन सी इंडेक्सिंग है? ये है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। ठीक है, उसका एक टाइप है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का यूनिट टर्म। तो यूनिट टर्म क्या होता है? यूनिट टर्म इंडेक्सिंग प्रणालियों में सर्वाधिक लोकप्रियता 1953 में मॉनिटर टॉबे द्वारा प्रतिपादित एक पदीय अनुक्रमणिकाकरण पद्धति ने प्राप्त की है। देखिए यूनिट टर्म का मतलब ही होता है एक पदीय। ओके, यानी कि एक पद होता है जिसमें एक पदीय। इस पद्धति की सफलता एवं लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी सरल प्रक्रिया विधि का होना है। टॉबे ने इस पद्धति का विकास अमेरिका में आर्म्ड सर्विसेज टेक्निकल इंफॉर्मेशन एजेंसी में उपलब्ध संग्रह में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिवेदनों का ग्रंथपरक नियंत्रण करने के लिए किया था। जैसा कि इस पद्धति के नाम से एक आभास होता है कि अनुक्रमणिका के लिए मात्र एक पद का उपयोग मिश्रित विषय सूत्रबद्धता के स्थान पर किया जाता है, जिसमें मात्र एक पद ही शीर्षक के रूप में व्यवहार में लाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम प्रलेख के विषय को मानक पदों में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्येक पद को अलग अलग पत्रकों पर शीर्षक का जो निर्धारित स्थान है उस पर लिख दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक पत्रक में संबंधित भाग में प्रलेख संख्या का उल्लेख कर दिया जाता है और अंत में पत्रकों को विषय शीर्षक के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है। एक पदीय पद्धति की विशेषताएं:
एक पदीय अनुक्रमणिकाकरण पद्धति की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। यह पद्धति अन्य पद्धतियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सरल होती है। इस पद्धति में अनुक्रमणिका तैयार करने में अधिक समय भी नहीं लगता है। उपभोक्ता अपनी वांछित सूचना से संबंधित पदों को किसी भी क्रम में अनुक्रमणिका से निकालकर समन्वय स्थापित कर सकता है, इसलिए इसे अपने प्रलेख खोजने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जो जो प्रलेखों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों उसे अनुपात में नवीन पन्ने की संख्या कम होती जाती है। इस पृष्ठों या पन्नों की संख्या कम होती जाती है। यह पद्धति उन विशिष्ट ग्रंथालयों में अधिक प्रयुक्त रहती है जहां प्रलेखों की संख्या अधिक नहीं होती है। उपरोक्त विशेषताओं के कारण इस प्रक्रिया को संचालित करना सरल होता है। खोज प्रक्रिया, सर्चिंग प्रोसेस। एक पदीय यानी कि अनुक्रमणिकाकरण पद्धति में प्रक्रिया निम्न चरणों से होकर गुजरती है। प्रत्येक प्रलेख को एक परिग्रहण संख्या प्रदान की जाती है। प्रत्येक प्रलेख की विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है और इकाई पद के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। प्रत्येक इकाई के लिए पृथक पृथक पत्रक तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक पत्रक के विषय शीर्ष पर पद का नाम दिया जाता है। पत्रक के शेष भाग को 0 से 9 तथा 10 कॉलमों में विभाजित किया जाता है। कॉलमों में प्रलेख का क्रमांक उसके अंतिम अंक के आधार पर अंकित किया जाता है, जिसे टर्मिनल डिजिट पोस्टिंग कहते हैं। इन सभी पत्रकों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन पत्रकों में अन्य प्रलेखों की परिग्रहण संख्याएं भी अंकित होती हैं, जो ग्रंथालय में संग्रहित इस पद से संबंधित अन्य प्रलेखों की सूचना प्रदान करती है। खोज प्रक्रिया के चरण। मान लो किसी प्रलेख की आख्या यानी कि टाइटल क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स डिजीज थ्रू आयुर्वेदा, जिसमें 4 मुख्य शब्द हैं। प्रक्रिया में निम्न चरण होते हैं। नंबर 1, मांग का विश्लेषण। जब किसी विशिष्ट विषय से संबंधित प्रलेख की मांग की जाती है तो प्रथम चरण में सूचना पुनर्प्राप्ति हेतु उपभोक्ता की मांग के प्रलेख के विषय में अलग अलग पदों में विश्लेषित किया जाता है। जैसे उक्त प्रलेख से संबंधित 4 पद ट्रीटमेंट, लंग्स डिजीज और आयुर्वेदा हैं। संबंधित पद पत्रकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड टर्म कार्ड, पदों का विश्लेषण कर लेने के बाद इन पदों से संबंधित पत्रकों को वर्णक्रम में व्यवस्थित अनुक्रमणिका संचिका से खोजकर बाहर निकाल लिया जाता है। उपयुक्त प्रलेख की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। विशिष्ट विषय से पत्रक खोज लेने के पश्चात इन पत्रकों की जांच की जाती है तथा ज्ञात किया जाता है कि इन सभी पत्रकों में एक जैसी परिग्रहण संख्या कौन सी है। इसी परिग्रहण संख्या वाला प्रलेख उपयोक्ता का वांछित प्रलेख होगा। एक पदीय अनुक्रमणिकाकरण का उदाहरण, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एक करणीय यानी कि एक पदीय अनुक्रमणिकाकरण का उदाहरण, जहाँ पर क्योंकि हमने ट्रीटमेंट की बात की थी तो यहाँ पे आप तो देख सकते हैं 142 जो है 2 पे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, डिजीज़ के लिए 2 में, लंग्स के लिए भी और आयुर्वेदा के लिए भी। ठीक है, तो अब देखते हैं 57 क्वेश्चन। अब इसका जो नाम है, हमारे जो कंटेंट था, हमारे जो सिलेबस था उसमें कीवर्ड इंडेक्सिंग करके दिया हुआ है। तो वो जो कीवर्ड इंडेक्सिंग है ना, वो यही है, क्विक। ठीक है, इसको क्विक बोल देते हैं। तो क्विक का मतलब यहाँ पे होता है कीवर्ड इन कॉन्टेस्ट। ठीक है, कीवर्ड इन कॉन्टेस्ट इसलिए, लेकिन इसको कीवर्ड इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं। अनुक्रमणिकाकरण एक अपरंपरागत पद्धति है। ठीक है, ये भी क्या है, अपरंपरागत पद्धति है, जिसका प्रारंभ लुहन महोदय ने 1958 में किया था। क्विक पद्धति का पूरा नाम हमने भी बताया, कीवर्ड इन कॉन्टेस्ट। परंपरागत पद्धतियों की कमियां और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लुहन महोदय ने इसका विचार किया। उनका तर्क ये था कि परंपरागत पद्धतियों में अनुक्रमणिकाकार यानी कि इंडेक्सर के संबंध में व्यक्तिगत निर्णय अधिक कार्य करता है, क्योंकि वह किसी भी प्रलेख को विश्लेषित कर विषय से निर्धारित करता है
यह निर्णय उसकी बौद्धिक क्षमता तथा अनुभव पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुभव एवं बौद्धिक क्षमताएं भी अलग अलग हुआ करती हैं, जिससे असंगति उत्पन्न हो सकती है। इन कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से लोहन महोदय ने यांत्रिक विधि से क्रम परिवर्तित प्रक्रिया द्वारा अनुक्रमणिकाकरण करने की अपनी नवीन तकनीक क्विक का प्रादुर्भाव किया। क्विक अनुक्रमणिकाकरण का मौलिक सिद्धांत अवधारणाएं एवं विचारों के स्थान पर शब्दों को अनुक्रमणिका का आधार बनाना रहा है। इसलिए इसे मुख्य शब्द अनुक्रमणिकाकरण यानी कि कीवर्ड इंडेक्सिंग कहा जाता है। ये मुख्य शब्द प्रलेख की आख्या यानी कि टाइटल, विषय वस्तु तथा सारांश में से चयन किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये इस बात को इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रलेख की टाइटल में से चयन किए गए शब्दों का क्रम परिवर्तित करके अनुक्रमणिका में उपयोग में लाए जाते हैं। इसलिए इस क्रम परिवर्तित विषय अनुक्रमणिका भी कहलाती है। ठीक है, ये जो क्रम परिवर्तित विषय अनुक्रमणिका है ये कहलाती है क्या, मतलब इस क्रम को जो परिवर्तित कर देते हैं वो कहलाती है अनुक्रमणिका। इस अनुक्रमणिका में प्रलेख की टाइटल को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें जितने मुख्य शब्द यानी कि कीवर्ड्स होते हैं उतनी ही बार टाइटल को वर्णक्रम में दोहराया जाता है तथा टाइटल को आधार शब्दों के अनुसार ही वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जो क्विक है, अनुक्रमणिका के निम्न 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मुख्य शब्द, प्रसंग एवं संकेतक। मुख्य शब्दों का अनुक्रमणिका शब्दों के पूर्व उल्लेख किया जाता है जो खोज प्रक्रिया के लिए अभिगम बिंदु प्रदान करते हैं। क्रमशः सभी मुख्य शब्द अनुक्रमणिका में सबसे पहले उल्लेखित किए जाते हैं तथा वर्णक्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। सभी प्रलेखों की आख्याओं के समूह के सभी शब्दों के साथ अनुक्रमणिका संलेखों को तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। किनारे पर उल्लेखित सभी मुख्य शब्दों के अतिरिक्त अनुक्रमणिका पंक्ति में आने वाली सभी मुख्य शब्द किसी प्रसंग या संदर्भ में प्रयुक्त किए गए हैं। इसकी अभिव्यक्ति करते हैं संदर्भ, जिसे अनुक्रमणिका पदों के अंत में दाईं ओर लिखा गया होता है, उससे प्रलेख की उपलब्धता के स्थान का अभिज्ञान होता है। किसी भी प्रलेख की टाइटल के सभी शब्द न तो मुख्य शब्द हो सकते हैं और न ही सारयुक्त। टाइटल में निहित ऐसे पदों को निश्चित करना अनुक्रमणिकाकार के लिए कठिन नहीं होता है, चूंकि क्विक अनुक्रमणिकाकरण कंप्यूटर द्वारा प्रचलित की जाती है, जिसमें कंप्यूटर ऐसे पदों के अंतर को तब तक नहीं समझ सकता है जब तक कि इसका संकेत न किया गया हो। अतः अभिगम बिंदु पर आने से ऐसे पदों को रोकने के लिए कंप्यूटर को स्टॉप लिस्ट प्रदान की जाती है, जो उन शब्दों की तालिका होती है जिनका अनुक्रमणिका के अभिगम बिंदु में कोई महत्व नहीं होता है और जो महत्वपूर्ण एवं प्रचलित भी नहीं होता है, जैसे आर्टिकल ए, एन और द, प्रत्यय इनटू, ऑन, ओवर, ऑफ, टू एक्सेट्रा तथा अन्य महत्वहीन शब्द। इन सभी से प्रलेख की विषय वस्तु का आभास होता है। अतः कंप्यूटर ऐसे पदों को छोड़कर अनुक्रमणिका की संलेखों को तैयार करता है। मान लो किसी प्रलेख की आख्या यानी कि टाइटल इंडेक्सिंग प्रिंसिपल्स प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स है और कोड संख्या 220 है, तो उसकी मुख्य शब्द संलेखों को निम्न प्रकार क्रम परिवर्तित करके प्रदर्शित किया जाएगा। इंडेक्सिंग प्रिंसिपल्स प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स 220 प्रिंसिपल्स प्रोसेस। एक्चुअली ये क्या किया गया है आप समझिएगा। पहले इन्होंने इंडेक्सिंग को स्टार्टिंग में लिया, प्रिंसिपल्स को फिर सेकंड में स्टार्टिंग में लिया, फिर इन्होंने लिया है प्रोसेस को और फिर प्रोडक्ट्स को, यानी कि इन्होंने क्रम बदला है। कहने का मतलब ये है कि आप क्रम को उलट पुलट भी देंगे तो भी जो कोड संख्या है वो 220 ही रहेगी। ओके, चूंकि इस अनुक्रमणिका को कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है, अतः यह यांत्रिक विधि है। इस विधि में अनुक्रमणिकाकरण किए जाने वाले सभी प्रलेखों की आख्या को कंप्यूटर में भर दिया जाता है। कंप्यूटर में अनावश्यक शब्दों की एक तालिका पहले से ही उपस्थित होती है, अतः कंप्यूटर टाइटल के मुख्य शब्दों का अनावश्यक शब्दों की तालिका से मिलान करता है और मात्र उन्हीं शब्दों को अनुक्रमणिका के निर्माण में प्रयोग करता है जो उसे सूची में दिए गए हैं।
कंप्यूटर केवल आवश्यक शब्दों को वर्ण क्रम में केंद्रित स्थिति में मुद्रित कर देता है। मुख्य शब्द बड़े अक्षरों में मुद्रित होते हैं। इस पद्धति में संलेखों का निर्माण स्वतः ही स्वचालीकरण से होता है, जो वर्ण क्रम में व्यवस्थित होती है। यह पद्धति प्रचालन करने में सरल है। इसमें अनुक्रमणिकाकार को किसी भी प्रकार की बौद्धिकता का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें समय भी कम लगता है। अनुक्रमणिका त्रुटि रहित बनाई जाती है। कंप्यूटर का अनुप्रयोग होने के कारण साधारण योग्यता वाला व्यक्ति भी आसानी से बना सकता है। कुछ दोष भी हैं इसके, जैसे इस पद्धति में प्रलेख में वर्णित विषय को प्रदर्शित करने वाले मुख्य शब्द अलग अलग वर्ण के अंतर्गत विभाजित हो जाने से एक ही विषय से संबंधित सभी मुख्य शब्द इधर उधर बिखर जाते हैं, जिससे उपयोक्ता को उसकी वांछित सामग्री एक स्थान पर प्राप्त होने में कठिनाई होती है। चूँकि अधिकांश उपयोक्ता अपनी सामग्री विषयानुसार ही खोजना चाहते हैं तथा उसे एक स्थान पर ही प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि इस पद्धति में यह संभव नहीं है, इसलिए यह पद्धति उपभोक्ता उन्मुख नहीं है। यह पद्धति चूँकि प्रलेख के टाइटल पर आधारित होती है, लेकिन अनेक टाइटल्स प्रलेख की विषय वस्तु को समुचित रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे अनुक्रमणिका विषय को सही रूप में निरूपित करना कठिन हो जाता है। ठीक है, कभी कभी उपभोक्ता मुख्य शब्दों के जाल में उलझकर अपनी अभिष्ट सूचना प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। टॉपिक 6 अब हम पढ़ेंगे पर्पस एंड टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। सार की परिभाषा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो है पर्पस एंड टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, फिर उसके पर्पस और टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सामान्यतः जब किसी प्रलेख में दिए गए विवरणों अथवा तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, तब उसे संक्षिप्त विवरण को सार कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं सार के बारे में। ठीक है, ऐसे ही होता है सार यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम ऊपर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए मतलब जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्टिंग किया था ना, वहाँ पे तो आई थिंक वो वाली डेफिनेशंस, वो वाला जो समझ वो है मैटर है, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ से एक डेफिनेशन आप जो चाहें, जैसे ऐशवर्थ ने डेफिनेशन दी है कि सार को मूल प्रलेख में अंकित सूचना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रारूपित किया जाता है, और सार प्राय प्रलेख के विषय अथवा उसके उद्देश्य क्षेत्र एवं निष्कर्ष को संक्षिप्त वाक्यों में संगनित करता है। सार एक स्वतंत्र इकाई है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है जिससे संबंधित प्रलेख में उल्लेखित केंद्रीय भाव को समझ लिया है तथा वह अपने शब्दों में उसे प्रकाशित करता है। यानी कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि लेखक सार होते हैं। जब कोई लेखक कोई बुक को लिखता है या कोई भी अपनी बायोग्राफी ही लिखता है, तो लास्ट में उसका कुछ सार देता है, उसका एक संक्षिप्त रूप देता है, समराइज रूप लिखता है, जिससे पढ़कर हम ये डिसाइड करते हैं कि अंदर जो कंटेंट मिलने वाला है वो कैसा होगा, क्या वो इंटरेस्टिंग है, क्या वो मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये जो हम डिसाइड करते हैं वो किसको देखकर करते हैं, सार को देखकर करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को देखकर करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप फिर भी यहाँ से पॉज करके आप इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा मैं कहूँगी अच्छा है, आप उसको लर्न करिए। यहाँ पर आप क्या कर, लेकिन हाँ डेफिनेशंस कुछ दी गई हैं यहाँ पे, तो डेफिनेशंस इनमें से जो आपको अच्छी लगे, इजी लगे, आप उसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सार की आवश्यकता और उद्देश्य की। नीड एंड पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। अभिलिखित ज्ञान की परिमाण यानी कि मात्रा में अपार गति से वृद्धि हुई है और यह वृद्धि क्रम उत्तरोत्तर जारी है। लाखों पत्रिकाओं, शोध प्रतिवेदनों, शोध प्रबंधों, एकशवों, संगोष्ठियों की कार्यवाही आदि प्राथमिक स्रोत द्वारा विशिष्ट ज्ञान का अभिलेखन प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी शोधकर्ता के लिए यह अत्यंत कठिन है कि वह अपने विशिष्ट विषय के सभी प्रलेखों का अध्ययन मनन कर सके। शोधकर्ता के विषय विशेष के से संबंधित सभी प्रलेख उसके लिए आवश्यक भी नहीं होते। उनमें से वह कौन से प्रलेख पढ़े और कौन से न पढ़े, यह निश्चित करना और भी कठिन कार्य हो जाता है,
क्योंकि एक तो उसके विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री किसी ऐसे प्रलेख में प्रकाशित हो सकती है जो प्रत्यक्ष रूप से उसके विषय से संबंधित नहीं हो। शोधकर्ता के लिए अपने विषय की सभी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का ज्ञान कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसी स्थिति में सार तैयार करके शोधकर्ता के समय एवं श्रम दोनों की बचत की जा सकती है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अनुसार निम्नांकित 9 कारणों से प्रलेख के सार तैयार किए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है भाषा अवरोध। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रलेख 50 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। इन प्रलेखों के अधिकांश प्रयोक्ता कुछ ही भाषाओं के ज्ञाता हैं। ऐसी स्थिति में यदि प्रत्येक प्रलेख के सार शोधकर्ता की भाषा में ही उपलब्ध हो तो उसे वह निश्चित करने में अत्यंत सुविधा होगी कि दूसरी भाषा के कौन से प्रलेख अनुदित होकर उसे मिलने चाहिए। चयन की सुविधा। किसी भी शोधकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने विषय से संबंधित सभी प्रलेखों को प्राप्त करे अथवा उसका अध्ययन करे। रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, चिकित्सा पर प्रत्येक में से इस समय 2 लाख लेख प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहे हैं। सार की सहायता से शोधकर्ता यह निश्चित कर पाता है कि इनमें से वो कौन सा लेख पढ़े। महत्वपूर्ण सूचनाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं। सूचनात्मक सार मूल लेख का विकल्प हो सकता है। वे सभी महत्वपूर्ण बातें जो मूल प्रलेख में होती हैं सूचनात्मक सार में दी जाती हैं। अतः शोधकर्ता एक ही स्थान पर अपने विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को सूक्ष्म रूप में प्राप्त कर सकता है। समय की बचत। मूल प्रलेखों की सहायता से यह निर्णय करना कि उनमें से कौन से प्रलेख शोधकर्ता के लिए उपयुक्त होंगे बहुत ही समय साध्य होते हैं, परंतु सार द्वारा यह कार्य अपेक्षाकृत अत्यंत कम समय में हो जाता है। मूल प्रलेख की अपेक्षा सार का सुविधापूर्ण व्यवस्थापन। मूल प्रलेख काफी विस्तृत होता है, अतः उन्हें विषय वर्गों में विभक्त कर शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी नहीं बनाया जा सकता है, परंतु सार को उनके विषय वर्गों में सुविधानुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। गतानुदर्शी शोध में सहायक। पुराने प्रलेखों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में वर्गीकृत और व्यवस्थित सार अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होते हैं। यह कहना कठिन है कि शोधकर्ता कितने पुराने प्रलेखों का उपयोग कर सकता है। पुराने प्रलेखों की जानकारी करने में सार अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पढ़े गए प्रलेखों के चयन में सहायक। शोधकर्ताओं द्वारा पढ़े जाने वाले प्रलेखों का चुनाव सार की सहायता से अपेक्षाकृत अधिक ठीक होगा। टाइटल अथवा अभिटिप्पणी द्वारा यह कार्य संतोषप्रद नहीं हो पाता। अनुक्रमणीकरण में सहायक। सार द्वारा अनुक्रमणीकरण कार्य में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। इसकी सहायता से एक विषय से संबंधित सभी प्रलेख एक स्थान पर आ जाते हैं, जो कि टाइटल द्वारा संभव नहीं हो पाता। सार सहायता से भाषा की समस्या भी कम हो जाती है और विषय तत्व का प्राधान्य हो जाता है। इस विषय के अंतर्गत सभी प्रविष्टियों के संबंध में अध्येता अपनी भाषा में ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार उसे दूसरी भाषा के ज्ञान की अपेक्षा कम हो जाती है। सुव्यवस्थित सार प्रलेखों में संगठन में सहायक निबंध लेखन तथा ग्रंथ सूची निर्माण कार्यों में प्रयुक्त अध्ययन सामग्री का संगठन करना पड़ता है। प्रलेखों की अवाप्ति और उनकी खोज में भी संगठन का महत्व है। सार की सहायता से प्रलेखों का संगठन कार्य सुविधापूर्वक किया जाता है। सुसंगठित सार ग्रंथ सूचियों तथा प्रलेख समीक्षाओं को व्यवस्थित करने में पर्याप्त सहायता करते हैं। उपयुक्त तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्रत्येक लेख अथवा प्रलेख का सार होना अति आवश्यक है, जो कि वैज्ञानिक शोधकर्ता अथवा पाठक को उसके विषय से संबंधित सूचनाओं के चयन करने में न केवल सहायता करता है, बल्कि नवजात ज्ञान से संपर्क रखने में भी सहायता करता है। इससे उनके समय और श्रम की बचत होती है और वे अपना अपना ध्यान व समय अनुसंधान कार्य में लगा सकते हैं। समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान पर होने वाले विभिन्न शोध कार्यों को इससे बल मिलता है। फलस्वरूप
पूरे मानव समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में यह सहायक होता है। अब बात करेंगे सार के प्रकार की, टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स। विभिन्न विद्वानों ने सार के अनेक प्रकारों का वर्णन किया है। कुछ ने दी जाने वाली सूचना की मात्रा के आधार पर सार को वर्गीकृत किया है, जबकि कुछ ने अन्य बातों जैसे कि शैली, स्वरूप आदि लेखक के एवं विशेषज्ञों को लिया है। सूचना के आधार पर सार दो प्रकार के होते हैं, संकेत सूचक सार यानी कि इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट, और एक होता है सूचनात्मक सार, इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। तो जो ये इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट होता है इसके बारे में जानते हैं पहले। इस प्रकार का सार पाठक का ध्यान किसी प्रलेख विशेष के अस्तित्व की ओर आकर्षित करता है। यह संक्षिप्त रूपरेखा होती है जो मूल प्रलेख की प्रकृति एवं क्षेत्र की ओर इंगित करती है। इस प्रलेख में वर्णित विषय के बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि मूल प्रलेख में यह सूचना दी गई है की ओर संकेत करता है। यह केवल पाठक को मूल प्रलेख पढ़ने संबंधी निर्णय करने में सहायता करता है, किंतु विस्तृत विवरण एवं सूचना के लिए पाठक को मूल प्रलेख ही देखना पड़ता है। अतः यह मूल प्रलेख एक के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता। सूचनात्मक सार यानी कि इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। इस प्रकार का सार मूल प्रलेख के केंद्रीय भाव को पाठक तक पहुंचाता है। इसमें मूल प्रलेख में समस्त महत्वपूर्ण तथ्य, प्रेक्षणों एवं निष्कर्षों की सूचना दी होती है। अतः यह सार कभी कभी मूल प्रलेख के स्थान पर भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार के सार की औसतन लंबाई 200 से 300 शब्दों तक हो सकती है। यह सूचनात्मक सार के अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। संकेत सूचक एवं सूचनात्मक सार में अंतर। संकेत सूचक सार और सूचनात्मक सार। संकेत सूचक सार जो होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं, जबकि सूचनात्मक सार विस्तृत होते हैं। ये संकेतात्मक सूचनाएं देता है और संपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। कौन? सूचनात्मक सार। विस्तृत सूचनाएं हेतु मूल प्रलेख की आवश्यकता होती है। मूल प्रलेख की आवश्यकता नहीं होती। मूल प्रलेख की प्रामाणिकता की पुष्टि इस प्रकार के सार से नहीं हो सकती और इस प्रकार के सार से प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सकती है। इसे वर्तमान काल में तैयार किया जाता है और इसे भूतकाल में तैयार किया जाता है। सार के कुछ और प्रकार निम्न हैं, जैसे डाटा टाइप एब्स्ट्रैक्ट, आंकड़े नुमा सार। इस प्रकार का सार अर्धतालिका के रूप में नए प्रयोगात्मक परिणाम सूचित करता है। इसके साथ प्रयोग की विधि संबंधी सूचना भी दी गई होती है। इस प्रकार का सार अमेरिका की राष्ट्रीय शोध परिषद ने सर्वप्रथम तैयार किया था तथा इसे नाभिकीय आंकड़ों के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था। मॉड्यूलर विषय वस्तु विश्लेषण सार। इस प्रकार का सार सारकरण सेवाओं के केंद्रीकरण का प्रयास है। यह सार वास्तव में किसी केंद्रीय संगठन द्वारा निर्मित होता है, जिसे अन्य संस्थाओं में वितरित कर दिया जाता है तथा वे इसे अपनी आवश्यकता अनुसार रूप देकर अधिक उपयोगी बनाकर पाठक को प्रस्तुत करते हैं। इससे यह लाभ होता है कि विभिन्न सारकरण संगठनों के द्वारा अलग अलग किए गए बौद्धिक कार्यों की अनावश्यक पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। यह सार विशेषज्ञों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे संपूर्ण उद्धरण, अभिटिप्पणी, सूचनात्मक सार, आलोचनात्मक सार, संकेत सूचक सार, मॉड्यूलर इंडेक्स एंट्रीज। पाठक अभिमुख सार क्या होता है? इस सार के अंतर्गत मूल लेख में से केंद्रीय भाव से संबंधित एक वाक्य को सावधानी पूर्वक चयन कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। यही एक वाक्य लेख का सार होता है, जो कि विषय वस्तु की नवीनता की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। सार आसानी से पठनीय होने के कारण पाठक को सुविधा रहती है। इस प्रकार के सार में प्रयुक्त अधिकांश पद अनुक्रमणीकरण हेतु भी प्रयोग किए जाते हैं। पद सूची सार। इस प्रकार के सार को कंप्यूटर के निवेश के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूंकि यह सांकेतिक भाषा में होता है, इसलिए इसको सीधे नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें मूल प्रलेख के विषय वस्तु को केवल
कुछ संकेताक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। शैली के अनुसार सार का वर्गीकरण। लिखने की शैली के अनुसार भी सार को विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार के सार को शैलीकृत सार यानी कि स्टाइलिस्ट एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। परंपरागत सार के विपरीत शैलीकृत सार वर्णनात्मक रूप नैरेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके लिखने की एक विशेष शैली होती है। शैलीकृत सार के निम्नलिखित लाभ होते हैं। सार बनाने में शैली की दृष्टि से संगति बनी रहती है। पाठक को सार समझने में सुविधा रहती है। शैलीकृत सार निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। फॉर्मेटेड सार, फॉर्मेटेड एब्स्ट्रैक्ट। इस सार में सूचना विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत एकत्र की जाती है। प्राय ये शीर्षक सामान्य होते हैं और ये सारकरण संगठन द्वारा निर्धारित होते हैं। ये शीर्षक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे उद्देश्य, कार्यविधि, शोध एवं निष्कर्ष। उपयुक्त शीर्षक सार बनाते समय सारकर्ता के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। इस प्रकार एक तो सार में अधिक महत्वपूर्ण सूचना का समावेश हो जाता है, साथ ही यदि एक से अधिक सारकर्ता भी सार बनाए तो उनमें संगति बनी रहती है। इस प्रकार के सार में सारकर्ता की विचारधारा उपयुक्त संरचना में व्यवस्थित रहती है तथा वह इधर उधर भटकता नहीं है। इससे सार की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और उसका रूप सूचनात्मक अथवा संकेत सूचक ही रहता है। इसमें केवल लिखने की शैली ही परिवर्तित होती है। टेलीग्राफिक सार। अमेरिका के वेस्टर्न रिसर्च यूनिवर्सिटी द्वारा सर्वप्रथम निर्मित यह सार मूल प्रलेख में उपलब्ध महत्वपूर्ण सूचना को संग्रहित करने की एक सुगम विधि है। इसका मुख्य उद्देश्य मूल प्रलेख की विषय वस्तु में से महत्वपूर्ण शब्द छांटकर कंप्यूटर के लिए शांतिपूर्वक निवेश कार्यक्रम बनाता है। इस प्रकार के सार में निम्नलिखित भाग होते हैं। मूल प्रलेख में चुने गए महत्वपूर्ण शब्द कार्य संकेतक चुने गए शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं। विराम चिन्ह शब्दों और कार्य संकेतों को अलग अलग समूह में व्यवस्थित करते हैं। अतः टेलीग्राफिक सार उपयुक्त तत्वों से युक्त कृत्रिम भाषा पर आधारित होते हैं। टेलीग्राफिक सार के समय सारकर्ता को निम्नलिखित बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण शब्दों का ज्ञान तथा उन्हें लिखे जाने की विधि, कार्य संकेतकों का निर्धारण करना तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग। योजनाबद्ध सार। इस सार की मूल धारणा में टेलीग्राफिक सार के समान ही है, किंतु इस प्रकार के सार के आकार, कार्य संकेतों एवं विराम चिन्हों में सारकर्ता के प्रयोग के अनुसार विभिन्नताएं रहती हैं। मूल प्रलेखों में वर्णित विभिन्न संबंधों को सही व शीघ्र समझने में कार्य संकेतक जो होते हैं सहायता करते हैं। और इसी के साथ हमारी जो यूनिट 3 है वो समाप्त होती है। चलिए आज की इस यूनिट के फिनिश होने के बाद अब हमारी जो रह गई है वो यूनिट 4 रह गई है, जो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा मैटर नहीं है उसमें। और उसके बाद हमें करनी है 102 और 101। ठीक है, 2 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम में और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम उसे कर पाएंगे। चलिए अपनी तरफ से 100% देने का ट्राई करते हैं। अब देखते हैं हो पाता है या नहीं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।